नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ ऐसी बातें लेकर जिनकी चिंता आपको हमेशा खाती रहती है। मान लीजिए अभी पितृपक्ष चल रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमें क्या पता कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मान लीजिए अभी आ रहे हैं नवरात्रे, तो नवरात्रों पे जोत जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। क्या दशहरे पे ऐसा कुछ करना चाहिए या कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि हमारा जो है वंश वृद्धि करता रहे। और या फिर दीपावली आ रही है तो उसके लिए पूजा की विधि क्या हो सकती है। तो आज बात करेंगे हम पितृपक्ष के ऊपर। पितृपक्ष होता क्या है, पितृपक्ष स्टार्ट कब होता है। पितृपक्ष जो स्टार्ट होता है वो पूर्णिमा से स्टार्ट होकर अमावस्या तक रहता है। जैसे कि ये 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 14 तारीख से ये एकम चला है, जैसे ये पहला श्राद्ध स्टार्ट हुआ है, ये 28 तारीख तक चलेगा। 28 तारीख को अमावस्या है, तो उस दिन भी हम पितृपक्ष का उपाय करते हैं। तो सारे जो 16 दिन का पीरियड है, तो हमें अपना श्राद्ध कब करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, क्या उनका श्राद्ध करने से हमारे वंश की बढ़ोतरी होगी। क्या उनका श्राद्ध करने से, उनको भोजन कराने से क्या हमारे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे या हमारे बच्चे जो हैं आगे से लायक होंगे। क्या ऐसी बहुत सारी बातों के ऊपर आज हम जानकारी लेंगे प्रोफेसर साहब से कि पितृपक्ष होता क्या है। पितृपक्ष जो हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं तो उनका जो है श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आप। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अभी स्टार्ट होने वाला है पितृपक्ष। पितृपक्ष हमेशा लोगों की यही आपसे शिकायत रहती है कि आपका एपिसोड जो है वो जब पूरा त्यौहार निकल जाते हैं तो चलता है आपका एपिसोड। तो इसीलिए हम पहले कर रहे हैं आपके लिए, लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए ये एपिसोड। तो प्रोफेसर, पितृपक्ष होता क्या है, कुंडली में कैसे जाना जा सके कि हमारी कुंडली में पितृपक्ष है और हमें इसकी रेमेडी कर लें, इसके उपाय कर लें, तो हमारे जो रुके हुए काम हैं वो हमारे बन जाए, हमारा जो वंश है वो बढ़ोतरी करे। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आज आपने बात की पितृपक्ष के, यानी कि जिन जिन कुंडलियों में पितृ दोष होता है। पहले तो वो बनता कैसे है ये समझाऊंगा, फिर इसका फल बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि पितृपक्ष के किए हुए उपाय ही ज़्यादातर काम करते हैं। दान पुण्य तो तभी काम करेगा जब आपके पूर्वजों की आत्मा हमारे हिंदू धर्म में पूर्ण जो चले गए हैं उनकी आत्मा, जो आने वाले हैं उनकी आत्मा, हमारे हिंदू धर्म में जो ये मानता है। बाकी मुस्लिम धर्म में नहीं मानते ये पुनर्जन्म को या पितृपक्ष को, ऐसी चीज़ें नहीं मानते। अलग अलग धर्मों का अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इन चीज़ों की मान्यता है। ये हिंदू धर्म बहुत हज़ारों लाखों सालों से शुरू होकर चला आ रहा है। ये लाखों सालों से पितृदोष चले आ रहे हैं। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, यानी कि कैसे जब भी कोई शादी विवाह होता है तो नहीं करते। इन 15 दिनों में 16 दिन के जो आ रहे हैं इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। इनमें सिर्फ अपने पितरों को याद किया जाता है, उनका दान पुण्य किया जाता है। चलो, इनके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ये कैसे होते हैं, गया में जहाज उतरता है, वहाँ जाके पितृपिंड करवाते हैं, वो सब कुछ मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। लेकिन इस एपिसोड में मैं ये बताऊँगा कुंडली के मुताबिक पितृदोष होता कैसे है। अगर आप इन दिनों में उपाय नहीं करते, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप इन दिनों में उपाय नहीं करते तो जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में दूसरा घर, पंचम घर, 9वां घर, 11वां घर पीड़ित है, उसमें कोई राहु बुध शुक्र की दृष्टि या बैठे हुए हैं तो पितृदोष लग जाता है। देखिए, तो पितृदोष लग जाता है, तो अगर आप पितृ जो पक्ष आता है इनमें उपाय करते हो तो जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये दोष नहीं आता। चलो आपको ये समझा दूं, साइंटिफिक रीजन से बात करूंगा, बिना साइंटिफिक रीजन से मैं बात नहीं करता। आप सबको पता है मेरा, आपकी कुंडली में अगर कहीं दूसरे घर में बुध है या राहु है या शुक्र है, क्यों शिफाली जी? जी बिल्कुल। तभी हम बोलते हैं पितृदोष। जी बिल्कुल। आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रहों में कोई भी ग्रह आ जाए तो पितृदोष होता है। यही यानी कि पंचम घर में भी
राहु आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए तो पितृदोष होता है। 9वें घर में भी इन तीनों में कोई भी ग्रह आ जाए तो पितृदोष होता है। 11वें घर में भी इन तीनों में कोई भी ग्रह आ जाए तो पितृदोष होता है। कौन कौन से ग्रह? राहु, बुध और शुक्र। यही क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह, वैसे मैं आप सबको ये समझा दूँ, दूसरे घर का जो कर्ता धर्ता है वो है गुरु। दूसरे घर को चलाने वाला दूसरा घर किसका होता है? हमारी जैसे कि संचित धन का, परिवार का भी दूसरा घर होता है। दूसरा घर किसका होता है? वैसे तो दूसरे घर से मैं 50 जग गिना सकता हूँ, थोड़ी छोटी शॉर्टकट में बताता हूँ फटाफट से। यानी कि दाएं आँख का, बाईं आँख का और बाएं कान का, और दायां बायां, जैसे ये कि राइट आँख का और राइट कान का। और दूसरा घर किसका होता है भाई? दूसरा घर हमारा होता है परिवार का। दूसरा घर किसका होता है? हमारे धन का। दूसरा घर किसका होता है? दूसरा घर हमारा होता है हमारे जो पिता का जो लाभ होता है वो भी दूसरा घर होता है। दूसरा घर किसका होता है भाई? हमारे भाग्य के नुकसान का भी दूसरा घर होता है। भाग्य को जो रोक टोकता है वो भी दूसरा घर से ही होती है। ये इस चीज़ों का नहीं पता आपको। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी आय जो लाभ है, आता है जो आय है, उसका सुख भी दूसरे घर से ही मिलता है। देखिए दूसरे वैसे तो 50 चीज़ें हैं, गिनाने को तो मैं बोलता रहूं, जैसे कि आपके छोटे भाई बहनों का व्यय दूसरे घर से आता है। आपकी माता की इनकम, जैसे कि माता को लाभ होगा किसी कार्य में करने में या नहीं होगा, ये भी दूसरे घर से भी पता चलता है। आपके बच्चों का कर्म, जैसे कौन सा काम करेंगे, ये भी दूसरे घर से भी पता चलता है। और आपके नानकों का यानी कि मामों का भाग्योदय कब होगा, ये भी दूसरे घर से पता चलता है। देखिए, और आपकी पत्नी की मृत्यु कब होगी, आपकी पत्नी की आयु कितनी है, ये भी दूसरे घर से पता चलता है। देखिए कितना कुछ, बहुत कुछ है बताने को। ये कि दूसरे घर की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ऐसी चीज़ें बताता कोई नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे अंदर से ज्ञान आता है, जब भी मेरे अंदर से ज्योतिष आती है, तो मैं ऐसे से बोलना शुरू कर देता हूँ। कई दफ़ा तो जो हमारे कई दफ़ा ज्योतिषी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर प्रोग्राम ज्योतिषी देखते हैं, तो ज्योतिषी कमेंट करते हैं ये तो एस्ट्रोलॉजी कम फिलोसफी ज़्यादा होती है, इसमें कम बातें ज़्यादा करते हैं, ज्योतिष की बात बहुत कम करते हैं। मैंने फिर बताया, जो जितने भी समझदार ज्योतिषी हैं उनको पता है फिलोसफी में भी ज्योतिष होती है, उनको पता है। और जितने ना समझ ज्योतिषी हैं वो प्रोग्राम ना ही देखे तो अच्छा है। आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। आप ज्योतिष पढ़िए, आप साथ में तो मेरे प्रोग्राम देखते हैं और साथ में बोलते हैं फिलोसफी। आपको पता है जो मैं कहानी बताता हूँ उस कहानी में 90% ज्योतिष होती है, पता है। लेकिन जो समझदार, जो इंटेलिजेंट, जो ज्ञानी गुरु, जो ज्योतिषी हैं, जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, जो ज्ञान रखते हैं, उनको पता है ये कहानी बता के गया, इसमें 90% ज्योतिष थी। क्योंकि बहुत कम ज्योतिषी होते हैं जो कि इन चीज़ों को समझ पाते। ये उनके ऊपर की, जो नया नया ज्योतिषी सीखता है ना, जो नया नया ज्योतिष पढ़ता है, उन्हें होता है कि मैं ज्योतिष की, जैसे कि मान लूँ मैं अभी आपको बता दूँ, सूर्य अगर मीन राशि में होता है तो इंसान का नर्वस सिस्टम डाउन होता है, इंसान की आत्मा कमज़ोर होती है। हाँ, ऐसी चीज़ें सुनने चाहते हैं। वो कौन से ज्योतिष सुनने चाहते हैं बताऊँ? वो ज्योतिष सुनना चाहते हैं जो छोटे छोटे ज्योतिषी हैं, जो अभी भी ज्योतिष सीख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के पीछे वो ये नहीं जानना चाहते कि वो क्यों होता है, आत्मा क्यों कमज़ोर होती है, वो ऐसा इंसान क्यों डरपोक बन जाता है, वो नहीं, क्यों नहीं। हाँ, ये पता चल गया, हम ये बताएंगे लोगों को, हाँ तेरी ये कमजोरी है, ये बोलेंगे, क्योंकि वो मेरी नकल करके बता रहे हैं। लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न और आधार कहानियों के पीछे छुपा होता है। जो मैं कहानियाँ बताता हूँ उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न और आधार भी होता है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। इसलिए ये उनके लिए प्रोग्राम नहीं है। जो ज्योतिषी कम पढ़ते हैं, जो जल्दबाज होते हैं, जो छोटी सी बात सीखने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, जो समझदार दोस्त ज्योतिषी हैं, जो समझते हैं, जो कहानियाँ गाथाएं सुनते हैं और उनमें से, चलो इसके पीछे एक कहानी बता दूं। जी प्रोफेसर कहानी आपको फिर हो जाए। जी, गाथा तो होनी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने अभी बातचीत की ज्योतिषियों के ऊपर कि ज्योतिषी आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि आप थोड़ा सा बताइए और आगे चलिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, उन ज्योतिषियों का भी आप थैंक्स करिए ना, जो आपके पास इतने सारे कस्टमर भेजते हैं रोज़ की रोज़। आपको पता है कि लोग आके यही बताते हैं आपको कि हमें तो उस ज्योतिषी ने आपके पास भेजा कि हमारे हाथ अब खड़े हो गए कि वही आपका हल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे ये सुन के बहुत, वाकई में शेफाली जी, मुझे ये सुन के बहुत खुशी होती है। पहले तो उन
उन एस्ट्रोलॉजरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे को इस लायक समझते हैं। जैसे कि तरन में एक बुज़ुर्ग है, उसने हमारे पास बहुत ज़्यादा भेजे लोग, लेकिन उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो मेरे पास आए नहीं, जब भी आए मिल के जाए और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे पास आए हों। और अमृतसर से कुछ ज्योतिषी हैं जो मेरे को भेजते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं प्रोफेसर गुरदीप बरोड़ा के पास जाइए। मुझे बहुत खुशी होती है। हर जगह के ऊपर जो भी आते हैं, जैसे कि नवा शहर से, चंडीगढ़ से बहुत सारे ज्योतिषी मेरे को भेजते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसे पता है, ये साइंटिफिक रीज़न की बात करता है, लॉजिक बताता है, कहानियों के पीछे, गाथाओं के पीछे उनका क्या होता है, लॉजिक। लेकिन जो लोग सुनना ही नहीं चाहते, जिसको पता ही नहीं इन चीज़ों का, जो सिर्फ ज्योतिष पढ़ना ही जानते हैं, ज्योतिष पढ़ के क्या कर लोगे मुझे ये बताओ। चलो, ये ज्योतिषियों के लिए लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या पढ़ लोगे ज्योतिष करके। मैंने ऋषि और महर्षि कर रखी है। मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे 1% भी ज्योतिष नहीं आती थी। ये मैं अपने दिल की बात सच बोल रहा हूँ। इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे ज्योतिष नहीं आती थी। ज्योतिष मुझे कब आई? जब मैंने कुंडलियाँ देखनी शुरू की, जब मुझे तरस आने लगा उन लोगों के ऊपर जो घर का काम करते हैं ना, वो लोग जब मेरी फ़ीस अदा करते हैं तो मुझे, प्रोफेसर साहब आपके ना हमने फ़ीस दी है, 500-500 रुपया जोड़ जोड़ के हमने रखा हर महीने, तो आज 6 महीने बाद आपके साथ, 7 महीने बाद, 1 साल के बाद आपके पास आया हूँ, तब मेरी आंखें नम हो जाती हैं उन लोगों के लिए। मैं बोलता हूँ आपके लिए ये ज्योतिष, आपके लिए ये फ़ीस नहीं, आप फ़ीस वापस लीजिए, पहले हम फिर बात करेंगे बाद में। मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे 1-1 रुपया जोड़ के मेरे पास आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्यार करते हैं वो लोग, जिसकी बेचारे की तनख्वाह ही सिर्फ इतनी होती है महीने की, उतनी मेरी फ़ीस होती है। तो वो आके जब देते हैं तो कहते हैं प्रोफेसर साहब हमारी इतनी ही तनख्वाह थी महीने की, और हमने बस ये है कि आपके पास आ गए, आप हमारे लिए कुछ बोल दो, हमारा ठीक हो जाए सब कुछ। ये चीज़ें ना बस मुझे ऐसा लगता है दिल को छू जाती हैं जब वो ऐसे बोलते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ नहीं, आप मेरे भाई हो, आपके लिए तो बैठा हूँ मैं, चिंता मत कीजिए, आज के बाद फ़ीस नहीं लगेगी। फिर मैं सिग्नेचर करके देता हूँ उसकी स्लिप के ऊपर, ये सिग्नेचर बताना, बाहर दिखाना लड़की को और अंदर आ जाना। देखिए, फिर मुझको ऐसा लगता है कि इन लोगों को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग ठीक हो जाएंगे तो गरीबी हमारे हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं गरीबी को ही ख़त्म करना चाहता हूँ। गरीबी कब ख़त्म होगी? जब हम मेरे उपाय और जो मेरा शो देखते रहोगे। लेकिन आपके लिए बहुत से शो करता हूँ, जाता हूँ, घूमता हूँ, लेकिन ये भी काम भी करना होता है, काम करता हूँ तभी तो फिर आपके सामने आता हूँ, कैमरे टीम ये वो इतना सब कुछ करने के बाद आपके सामने आता हूँ। चलो, बातों बातों में या बात आई तो गाथा की बात आनी चाहिए उनके लिए। चलो, गाथा की बात बाद में, क्योंकि ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरा पितृपक्ष रह जाएगा। फिर वही बात करता हूँ। दूसरे घर का देखिए कितनी चीज़ें, 50 चीज़ें होती हैं। दूसरे घर में जब कभी गुरु के शत्रु ग्रह आ जाते हैं तब पितृदोष लगता है। और गुरु के शत्रु ग्रह कौन है? गुरु बुध को शत्रु समझता, बुध को अच्छा नहीं समझता। जब भी गुरु के घर में बुध आ जाता है तो उसे, गुरु को ऐसा लगता है अब मेरा ज्ञान खत्म होने वाला है, ये बक बक करेगा और मेरे ज्ञान की बात सुनेगी। ज्ञान कब आता है? जब इंसान ध्यान में बैठता है, आंखें बंद करता है। जैसे कि ज्योतिषियों की बात बता दूं, कहानी गाथा बोलने वाला था और गाथा बीच में कट हो गई। शिवाली जी ने बोला गाथा तो चलेगी, पहले उन लोगों का धन्यवाद कर लो जो ज्योतिषियों के, चलो ज्योतिषियों के लिए ये गाथा है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ा राजा था, उन्होंने बोला कि मैं वज़ीर रखना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे शहर में ढंडोरा भेज दिया कि मेरा वज़ीर बुज़ुर्ग हो चुका है, वो रिटायर हो चुका है, मुझे ऐसा कीजिए कि वज़ीर की ज़रूरत है। बड़े बड़े देशों में उसने पत्र भेजे और 3 बहुत बड़े लायक सामने उनके खड़े हो गए इंसान, कहते हैं हमारे जितना ज्ञानी कोई नहीं है। उन्होंने तीनों ने सवाल पूछा, राजा ने सवाल पूछा, तीनों ने जवाब दिया साइंटिफिक रीजन और आधार से। और जो भी बात सवाल पूछे वो फटक से जवाब, जो भी सवाल पूछे वो फटक से जवाब से। राजा गया अपने ज्योतिषी के पास, गुरुजन। पहले जो ज्योतिषी होते थे गुरु हुआ करते थे। ज्योतिषी ये उनके लिए है, ये बात उनके लिए जो गुरु बनने योग्य हैं, लेकिन वो जल्दबाजी से अपना गुरुपन खो देते हैं, क्योंकि ज्योतिषी हमेशा गुरु होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। और फिर वो गया गुरु के पास, अपने ज्योतिषी के पास, कहता है गुरु जी क्षमा कीजिए, मैं अब इन तीनों की परख नहीं कर पा रहा।
मुझे बताइए कि मैं इन तीनों की परख कैसे करूं, मुझे कैसे पता हो कि ये बंदा ज्ञानी है और मेरा राजपाट खोने नहीं देगा, क्योंकि वजीर के हाथ में ही सब कुछ होता है। उन्होंने ही निर्णय करना होता है ये बच्चा अच्छा है या बुरा है, राजान ये बंदा ऐसा है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जो राजा होता है उनको सलाह देनी होती है कि ये राज ऐसे चलना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए उन ज्योतिषियों के लिए जो ज्योतिष हमेशा ढूंढते रहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं कि राजा ने उनको, जो उनका ज्योतिषी था, पुरोहित था, गुरु था, उन्होंने एक पहेली दी। उन्होंने बोला इन तीनों को इस कमरे में बंद कर दो, उस कमरे के आगे ये सवाल लिख दो, अगर ये पहेली सुलझाओगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उन्होंने, राज ने बोला चलो अभी तीनों आओ मेरे साथ। उन्होंने दरवाजे के भीतर बंद किया, ऊपर जो सवाल लिख दिया, ये सवाल है, ये सवाल का हल निकाल दोगे तो आपका जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा, नहीं तो दरवाज़ा खोल नहीं पाओगे। 1 घंटे के भीतर, मैं 1 घंटे का समय देता हूँ, 1 घंटे के भीतर नहीं तो बाहर से मैं दरवाज़ा खोल के आ जाऊँगा। तो 2 फटाफट से लगने लगे, मैथ मूथ लिखने लगे, उन्होंने हिसाब किताब लगा लिया। ये एक जो इंसान था समझदार, वो क्या करना, आंखें बंद की, उन्होंने बैठ गया। बस वो कहता है ल पहेली नहीं सुलझा रहा, आंखें बंद करके बैठ गया। मूर्ख को ये नहीं पता कि दरवाज़ा खोलना है। चलो अच्छा हुआ, हम दोनों में से कोई एक वजीर बनेगा, हम दोनों ही हल करते हैं। वो हल ढूंढने लगे। वो आराम से उठा, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया जो ध्यान में बैठा हुआ था। हालांकि पहेली तो उलझाने के लिए थी, दरवाज़ा तो पहले ही खुला हुआ था। उन्होंने आंखें बंद की, उन्होंने देखा अभी दरवाज़ा तो राजा जी ऐसे गए ऐसे साल, उन्होंने सोचा समझा और बाहर आ गया, वो वजीर बन गया। इसलिए ज्योतिषी वही बनता है जो सोचते हैं, समझते हैं, धैर्य रखते हैं। धैर्य का मतलब ये है कि जो मैं बातें बताता हूँ उनमें एक कन कन में जैसे राम है ना, तो कन कन में ज्योतिष भी है। जैसे कि मैं इस सोफे के ऊपर बैठा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें कितने कलर हैं। इसमें कलर है मेहरून कलर है, इसमें ग्रीन कलर है, येलो कलर है और कॉफ़ी कलर है। देखिए कितने कलर हैं, और देखिए कितना कुछ है इसमें, लकड़ी है, फोम है। तो ज्योतिष तो इसमें भी है बहुत ज़्यादा। बता दूं कैसे, साइंटिफिक रीज़न से जब तक मैं बता नहीं देता तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं ज्योतिष आपको सिखाने लायक नहीं हूँ। मेरे पास लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, कहते प्रोफेसर साहब ज्योतिष सिखा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे ज्योतिष सीखने। 1000 मेरे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है। तो मेरी जो फीस है ना, कम से कम सोच नहीं पाते कितनी है। तो मैं अगर आज 1000 स्टूडेंट को एडमिशन दे दूं तो मुझे 7 पीढ़ी तक काम करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा हो जाएगा मेरे पास। लेकिन फिर वही बात आई, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया को ज्योतिष सिखाऊं, ना कि मैं अकेला सिर्फ 1000 को ही सिखा दूं। पूरी दुनिया को ज्योतिष सिखाना चाहता हूं। जैसे कि इसमें शुक्र है, इसमें गुरु है, इसमें मंगल है, इसमें शनि है, इसमें पूरे 7 ग्रह इसमें हैं, जिसमें सोफे के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं। तो कभी ढूंढी है आपने इसमें ज्योतिष, कौन सी चीज़, कलर कौन सा ग्रह करता है, ये लकड़ी किससे आती है, हम ऐसे बैठे हैं तो ऐसे क्यों बैठे हैं, हम शुक्र के आगे बैठे हैं तो कैसे बैठे, राहु हमको देख रहा है तो कैसे दिख रहा है। जैसे कि हमको शुक्र ने चमका रखा है लाइटों ने, कैमरा राहु, और आप मुझे देख रहे हैं राहु के जरिए ही देख रहे हैं, शुक्र के जरिए ही देख रहे हैं, एलईडी पर, सीडी पर, यानी कि मोबाइल के ऊपर। देखिए, तो ये कभी सोचा है आपकी तार जो मेरी बातें आप तक कैसे पहुंच रही है, ये कौन सा ग्रह करवा रहा है, कभी सोचा है? नहीं। हमको तो ज्योतिष सीखनी है जी, बस इसलिए कहानियां बताता हूं, कहानियों के द्वारा आपको ज्योतिष बताना चाहता हूं। जो समझदार ज्योतिषी हैं, जो बुजुर्ग हो चुके, वो मेरी बातें को एक एक बात को समझते हैं, और मुझे फ़ख्र है उन ज्योतिषियों के ऊपर। वो वाकई सीख के कुछ 4 बातें नहीं बोलेंगे। और जैसे कि मैं भी तो सीख ही रहा हूँ, मैं कौन सा परफेक्ट बन गया हूँ। दुनिया में आज तक, पूरी दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया में। क्या मैंने ये पहले, आज से 2 साल पहले ये एपिसोड किया था, क्या ड्राइवरी करने वाला ड्राइवर सीख चुका सब ड्राइवरी कैसे आती है? नहीं। जो नई गाड़ियाँ आती है उसके फंक्शन नहीं समझाते, वो ड्राइवरी कैसे करनी है। क्या तरखान जो हमेशा जो कहते हैं कि जो बनाता है फर्नीचर, वो बना चुका सब कुछ, उसे आता है सब कुछ? कभी भी नहीं। चाइना से इतने अच्छे डिज़ाइन आते हैं, वो बना ही नहीं पाता। क्या डॉक्टरी उसको आ गई, डॉक्टर को ढांचे के बारे में? कभी भी नहीं।
एक बीमारी आती है, दूसरी नई बीमारी आ जाती है जिसका इलाज ही नहीं उनके पास। क्या ये सब बातें सीख चुके हैं? पीछे से इशारा आ रहा है, 7-8 मिनट रह गए, पितृपक्ष की बात कर लो, ये बातें आपकी खत्म नहीं होगी। सही बात है। और आज पितृपक्ष की बात करेंगे क्योंकि पितृदोष की मेरी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समझाने को बहुत कम वक्त होता है मेरे पास। सुनिए बहुत ध्यान से। जब कभी ये तीनों ग्रह राहु गुरु के दुश्मन यानी कि गुरु को जो खराब करते हैं, जो गुरु ग्रह खराब होता है, ज्ञान चुप जाता है, औलाद नहीं होती, घर में परेशानियां आती हैं, कर्जा चढ़ता है, पैसा नहीं आता। 12वां घर किसका होता है पता है? व्यय का। यानी कि दूसरा घर किसका होता है? धन का। धन का लाभ स्थान तो 12वां घर बनता है। यानी कि अगर दूसरा घर हम खराब कर दिया तो 12वां घर जाग जाएगा। ये लाभ स्थान है ना, खोना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 11वां घर आपकी आय, इनकम। तो आपकी इनकम का जैसे जब भी आपकी इनकम खराब होगी तो गुरु ग्रह खराब होगा तो आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। आपके घर में औलाद नहीं होती तो पितृपक्ष यानी कि पितृदोष है। आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती पंचम घर से तो पितृदोष है। आपका भाग्य नहीं जागता तो पितृदोष है। आपका 11वें घर से इनकम, आप काम पे जाते हो, मेहनत करते हो, पैसे कम मिलते तो पितृदोष है। यही पितृदोष मैं बताने वाला था। अगर आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह हैं तो आपके बच्चे की कुंडली में 100% ये तीनों ग्रह, एक में से कोई ना कोई ग्रह जरूर होगा, उसकी कुंडली में भी पितृदोष होगा। तो देखिए अपने पोते की कुंडली में, उसमें भी पितृदोष होगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमें कि पितृदोष होगा, तो इसका निवारण कैसे होगा ये भी आपने ही बताना है। बिल्कुल शेफाली जी, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, पहले मैं आपको ये बता दूं, डरने वाली बात नहीं है। पितृदोष का हल बहुत आसान होता है। जैसे कि पितृपक्ष के दिन, जैसे कि अब स्टार्ट हुए, कल से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या पता ये एपिसोड 4 दिन बाद चले या 3 दिन बाद, कोशिश करवाऊंगा जी 4-5 दिन बाद, कोशिश करूंगा 2-3 दिन में चल जाए। तो क्या करना है, आपने पितृपक्ष का दान किया हुआ कोई भी चीज़ दान करते हो, जैसे कि मत्स्य को, जैसे कि आप केले का दान, कुछ भी दान करते, फ्रूट का दान करते हो, दान किया हुआ पितृपक्ष का यही लगता है। अपना जो पितृदोष होता है, इनमें सबसे बड़ा उपाय पितृपक्ष के दिन ही किए जाते हैं। जब 15 दिनों में जितने भी उपाय करें, लोग कहते हैं शुभ कार्य, प्रोफेसर साहब पितृदोष चल रहा है, हम उपाय नहीं करेंगे। मैंने कहा ये आपको किसने बोल दिया? हमारे दूसरे पंडित ने बोला था। वो मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनिए, शादी विवाह नहीं करते, बाकी दान पुण्य जरूर करते हैं। यही आपको लगता है जो आप कहते हैं ना। वैसे तो मैं महाभारत भी देखता था और उसमें जब यम आता है तो पांडवों को जब पानी पीते तो मरते जाते, तो उन्हें पूछे थे 20 सवाल पूछे थे। उन्हें एक सवाल ये भी पूछा था, कहता मृत्यु के बाद इंसान का जब मृत्यु हो जाती तो उसके साथ कौन जाता है? वो सब हैरान हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। कहता कौन जाता है? जब बंदा इंसान मारी जाए उसके साथ तो एक सुई भी नहीं जाती, कौन जाता है? किया हुआ दान जाता है। जो आप दान करते हो वो भी पितृपक्ष के वक्त। ऐसे ही जब कर्ण की मृत्यु हुई थी तो कर्ण को स्वर्ग के द्वार बंद हो गए थे। वो कहते क्यों हुए? मैंने तो जिंदगी में इतना दान हूँ। कर्णवीर जो दानी था पूरी दुनिया में माना गया है, पूरी ग्रंथों में माना गया, इससे बड़ा दानी कोई नहीं था। तो फिर मेरा कसूर क्या? मुझे स्वर्ग के द्वार मेरे लिए क्यों बंद है? कहते तो आप पितृदोष नहीं, जो 15 दिन हुए हैं वो उसमें अपने पिता का करके नहीं आए, क्योंकि उसको पता नहीं था। फिर भगवान ने 15 दिन के लिए उसे वापस धरती के ऊपर भेजा ताकि पितृदोष के वक्त जो पिंड दान करना, जो उपाय करने वो करके आइए। इसीलिए पितृपक्ष के वक्त जो पितृदोष होता है, आप जिसकी कुंडली में है, जैसे कि राहु है तो अलग उपाय बनता है। बहुत ध्यान सुनिए, कुछ लोग बोलते हैं हमें उपाय बताया ही नहीं। अरे भाई जे अगर मैं उपाय बता दूं, उपाय मेरे पास 5, 6, 7, 8, 10 उपाय बता दूं आपको पितृदोष के, पर आपको कौन सा लगता है? जैसे कि राहु का अलग से बनता है, बुध का अलग से, शुक्र का अलग से। ये पितृदोष के अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में राहु का है, वो दूसरे घर का है या 9वें घर का है, पंचम घर का है या 11वें भाव का है, किस घर का पितृदोष होता है उसके उपाय अलग अलग होते हैं। लेकिन लास्ट जो पितृदोष, लास्ट जो पितृपक्ष होगा, उस पर आप कहीं भी, जो अगर किसी को नहीं पता मेरे बुजुर्गों की डेथ कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, जिसको नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखा, तो लास्ट वो दिन दान पुण्य कर सकते हैं फ्रूट का। लेकिन कुंडलियाँ दिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, खासकर पितृपक्ष के वक्त।
प्रोफेसर साहब, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम लोग पिंडदान करते हैं, मतलब जाते हैं उनका पिंडदान करते हैं, तो वहाँ पे जो पिंडदान करवाया जाता है वो चावल और जौ का करवाया जाता है। तो ऐसा क्यों करवाया जाता है, सिर्फ चावल और जौ का ही क्यों, बाकी चीज़ों का क्यों नहीं है? बहुत अच्छा पूछा शेफाली जी आपने। आप हर जवाब के पीछे मुझे क्यों पूछते हैं, उसका सवाल का जवाब मुझे देना पड़ता है, लेकिन पीछे से इशारा आ रहा, आधा मिनट रह गया तो फटाफट से दे दूं। चावल इसलिए, जौ इसलिए क्योंकि चावल चंद्र की होती है, जौ जो बीच में जीव होता है वो सूर्य का होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं ना, जिसमें पानी की मात्रा, वो जिस अनाज में पानी की मात्रा हो वही पिंडदान के लिए लगता है। तो इसलिए हम इनको ही ज़्यादातर देते हैं ताकि हमारा जो पिंडदान किया हुआ वो लग जाए, हमारे बुजुर्गों को चला जाए। तो बहुत सी ऐसी बातों का हम खुलासा करते रहेंगे। पीछे से इशारा आ रहा है, और ऐसे ही जुड़ते रहिए मेरे साथ, और आपको ऐसी बातों का बहुत सारा ज्ञान मैं देता रहूँगा। जी प्रोफेसर, आज आपने बहुत अच्छा बताया कि पितृपक्ष पे जो उपाय हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल वहम मत कीजिए कि हमने उपाय नहीं करने। पितृपक्ष पे अच्छे कार्य नहीं कर सकते, उपाय कर सकते हैं। जो भी आपके बुजुर्ग हैं उनका पितृ जो है उनको भोजन कराना या ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ऐसा उपाय वो आप कर सकते हैं, अमावस्या पे कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कुंडली में कहीं पितृ दोष है तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।